जब ये सारा कुछ हम कर रहे हैं और पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त सरीना होटल इस्लामाबाद पे हैं, मज़े की बात यह है कि चाइना के सदर शी जिनपिंग जो हैं वो ताइवान के अपोजिशन लीडर को इनवाइट करके उनके साथ 5 रोज़ा दौरा उन्होंने शुरू किया है और बगैर गोली चलाए चाइना जो है ताइवान के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। और इसका मतलब ये है कि तकरीबन 80% माइक्रोचिप बनाने वाला जो मुल्क है वो ताइवान ने उसके ऊपर नजरें डाली हुई हैं। आपका आपका टेलीविजन है, आपकी गाड़ी है, आपका फ्रिज है, आपका एसी है, आपका मेडिकल इक्विपमेंट है, सब में जो चिप्स लगती हैं वो ताइवान से बन के आती हैं। और चाइना तो हमेशा से कहता रहा कि ये हमारा टूट अंग है, ये हमारा हिस्सा है। तब उन्होंने ऑपोजिशन को ल्योर करना शुरू कर दिया। जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया कि वेनेजुएला के सदर को उठा लो, वाइस प्रेसिडेंट खुशी से कहेगी कि मैं सदर हूं। तो आप इमेजिन करें अगर यही चीज ताइवान में होती है कि चाइना जो है ताइवान की टॉप लीडरशिप को उड़ा देता है और कहता है कि आप एक्सेप्ट कर लें तो वो कर लें, तो क्या करेगा अमेरिका? फैज साहब, बिफोर यू गो, आई मीन। देखिए, वो बात ये हुई है कि इस पूरी सूरत हाल के जो दो सबसे बड़े बेनिफिशियरीज हैं वो है चाइना और रशिया। रशिया का तेल रेगुलर प्राइस पे बिकना शुरू हो गया है, सैंक्शंस हट गई हैं, वो मजे से यूक्रेन का मामला बिल्कुल बैक बर्नर पे चला गया है। अब सबसे बड़ा दूसरा फायदा चाइना को बहुत से दूसरे फायदों के अलावा उसका अपना एक इंटरनेशनल स्टेचर बड़ा है, लेकिन ताइवान का जो आपने जिक्र किया ये बहुत अहम वाक़या है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि देखिए, अमेरिका ने एक लाइन ड्रॉ की हुई थी, रेड लाइन के, ताइवान को फोर्स के साथ, ताकत के साथ चाइना नहीं ले सकता। अब मुझे आप ये बताइए कि ऐसी कौम जो इस वक्त वॉर फटीग का शिकार है, जो अब नहीं चाहती कि कोई जंग हो, तो वो जाहिर है कि अगर चाइना किसी वक्त ये फैसला करता है कि वो इवन बाय फोर्स ताइवान को लेना चाहे, तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त अमेरिका के पास विल होगा या इवन वेयर विदहॉल ताकत होगी कि वो उसको बाय फोर्स रोक सकें, सिवाय ये कि चंद और मिसाइल चलाने के इधर उधर या और दो चार बहरी बेड़े वहां दाखिल कर मिसाइल दें। किस पे चलाएंगे? चाइना पे? वही मैं कह रहा हूँ आपसे, अगर उस I mean, बहरी बेड़े जमा कर देंगे तो ये बहरी तो बेड़ों का हाल हमने देख लिया, 4 ड्रोन्स की मारते यार वो आपके बहरी बेड़े। बिल्कुल सही कहा आपने। ईरान ने जो है, आप देखिए ना, एक तो वो भेज दिया है, बस वहां पर वो क्रोशिया में जाके लगा हुआ है। एक के तो टॉयलेट ही बंद हो गए यार, एक को आग लग गई है स्त्रियों को और वो नाकाबिले मुरम्मत हो गया। वही इन्होंने अपना भरम बहुत खोया है, सुपर पावर का जो असल भरम होता है। वो उसने, कमला हारिस ने एक और भी बात की थी इसी प्रेजेंटेशन में कि वो हम लोग एक माफिया बॉस के तौर पर डील करते हैं ट्रम्प साहब। तो वो माफिया बॉस, आपको मालूम है ना, जब तक के उसका भरम है तो वो बॉस रहता है। जिस दिन उसका भरम टूटा, वो उसकी सारी जो वो बॉसिंग है वो सब धड़ाम से गिर जाती है। तो अनफॉर्चुनेटली देखिए, मेरा मुल्क है, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं। हमें अफसोस होता है कि हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं अपनी बेवकूफ़ियों और हिमाकतों की वजह से, लेकिन मुझे अभी भी यकीन है कि अमेरिका स्टिल इज़ ए फोर्स ऑफ गुड एंड इट कैन स्टिल बी अ फोर्स ऑफ गुड, अगर ये अपनी मोरल लीडरशिप पर ज़्यादा जोर दें, बजाय ये कि सिर्फ जंगी और स्पेशली नेतन्याहू जैसे वर्ल्ड लीडर्स के अगर हाथों में आप खेलते रहेंगे, तो जाहिर है कि ना सिर्फ अमेरिका का जो एक मुकाम है वो मुतासिर हो रहा है, बल्कि ख़ुद अमरीकी अवाम एक अजीब झंझट में और उसमें फंसे हुए हैं। तो बहरहाल आपने सही कहा, ताइवान जो है उस पर बहुत बड़ा विनर चाइना है। चाइना विनर है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। चाइना इस वक्त अपने जो सप्लाईज हैं तेल वगैरह उसमें विनर है। हर लिहाज से इस वक्त चाइना इज़ द बिगेस्ट विनर। उसके बाद इस पूरी प्रोसेस का, इनकी हिमाकतों का, ट्रम्प साहब की हिमाकतों का विनर रशिया है। और पाकिस्तान की तो जीत है ही है जनाब। पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। फाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम वाशिंगटन डीसी। फाइज रहमान की आप बातें सुन रहे थे। अली कादर गिलानी, आप अब मुझे बताइएगा, जो आप मुझे इकोनॉमी के ऊपर लेसन दे रहे थे वो जरा नाज़रीन से शेयर करें ना। सर देखिए, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है ना, जो अभी आपने बात की ताइवान की, ताइवान के साथ ये मीटिंग इसलिए बड़ी इम्पोर्टेंट है कि मई के अंदर टूर है डोनाल्ड ट्रंप का चाइना का, जो रीशेड्यूल हुआ था। वो चाइना हर हालत में ताइवान के इशू को डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले सेटल करना चाह रहा है, सो दैट इनकी टर्म्स टोटली डिफरेंट होंगी विद यूएस प्रेसिडेंट। अब उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है पाकिस्तान का, वो इस तरह सर कि अभी तो आपके यहाँ
सिर्फ ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज का आपने ट्रेलर देखा है, इसके बाद जो इससे बड़ा है वो बाबुल मंदब भी नहीं है, वो है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो इंडोनेशिया और माले के बीच में से गुजरता है। द हाईएस्ट नंबर ऑफ वेसल्स और ट्रांसपोर्टेशन उसकी है, क्योंकि वो स्पेसिफिक ओशन को इंडियन ओशन से मिलाता है, एंड दैट इज साउथ ऑफ चाइना। वो एक नई टेरिटरी है जिसके बारे में अब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता इस हॉर्मज की वजह से बाकियों को अवेकनिंग शुरू हो गई। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये है कि इस पूरी जंग की वजह से कोई 30% हेलियम, कोई 25% फ्यूल, कोई 20% की एलएनजी गैस, इनका नुकसान हुआ है। और साथ में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, ये जो रिफाइनरीज बंद हुई हैं, ये जो इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं, इसको जब आप चलाएंगे तो ये 100% कैपेसिटी पे नहीं जाएगी, ये 15% शुरू होगी, फिर 25 पे जाएगी, फिर 40 पे जाएगी, और फिर जाकर इसकी 100% प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, और वो भी उसमें इट विल टेक मे बी अ ईयर और सो। तो जो रिसेशन है इट इज गोइंग टू बी देयर। और हमने वो, क्योंकि ये सारे एक भरा मेले में पाकिस्तान एक मॉडरेटर बन के सारों को बेनिफिट दे दे और उसके बाद ये खुद बेनिफिट ना उठाए, तो ये तो जुल्म है हमारे साथ। हमें हर हालत में इसका बेनिफिट लेना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि हम कर्जे माफ करवा रहे हैं, हमारे लोन रीशेड्यूल हो, हमें अगले लोन ना मिले, हमारे साथ आप इंडस्ट्री लगाएं, हमारे साथ रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स हो, आप हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें। हमारा गवादर आपका तैयार पड़ा हुआ है आपके इस सेंट्रल एशियन ट्रेड के लिए, उसकी बर्फों के ऊपर यूटिलाइजेशन हो, आप उसको अपग्रेड करें। पानी पीने का नहीं है, कराची से ट्रक आते हैं, आप सोचे गवादर के अंदर एक डिसैलिनेशन प्लांट अभी तक प्रॉपर वहां नहीं लगा हुआ। देयर इज नॉट इवन अ प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी। आई वेंट देयर, बगैर छत के पेट्रोल पंप्स हैं, वहां पर ड्रमों में डालकर वो तेल भर रही होती है। इतना बड़ी जगह, इतनी डीप ब्लू सी, आपके पास दुनिया की हाई, अच्छा फिर केमाड़ी, आपकी 4 बर्थे खराब है, आप उसको बिजली है वहां रिपेयर पे? करें खुदा। अभी तो मैं कह रहा वो बिजली भी सर, नहीं है। ये एग्जैक्टली दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। आप ऑल्टरनेट एनर्जी में, अपने घरों में तो हमने सोलर लगा ली है, आपकी इंडस्ट्री के लिए किसी किस्म की कोई प्रोविजन नहीं है। हमें हर हालत में चाहिए कि सर पोर्ट कासम को तवज्जो दें, केमाड़ी को दें, और गवादर को यकीन करें आप एक बहुत बड़ा गेटवे बन जाएंगे इस रीजन का। आगे आप न्यूक्लियस हैं, आर्मी वाइज आप ठीक है, नेशन टैलेंटेड है, दुनिया का हर नेचुरल रिसोर्स, ये वाहिद मुल्क है जिसमें यू नेम एनी फ्रूट, यू नेम एनी प्लांट, यू नेम एनी मीट जो यहां पर नहीं मिलता। ठीक ये है अली, वाहिद अब दुनिया की एक जगह है छोटा सा प्रॉब्लम है सर। एक छोटा सा प्रॉब्लम है। नेतन्याहू जो है अपनी कई तकरीरों में अनाउंस कर चुका है कि अगला टारगेट क्या है। आपको पता है अगला टारगेट तो क्या है? देखे जी मैं आपको सर, अब मैं आपको उस पर मैं आते हैं आप जरा दिखाएं। पहले ये देखें अगला टारगेट क्या है। दिखाएं जी जरा अली साहब को। और अब मैं इसके ऊपर आपको एक छोटी सी चीज समझा दूं कि व्हाइट टर्की इज द नेक्स्ट टारगेट। देखें, बार बार आपने सुना है अभी डोनाल्ड ट्रंप को कि उन्होंने कहा नेटो इज नॉट डूइंग इनफ फॉर अस, और हम शायद नेटो छोड़ दें, क्योंकि नेटो की कंट्रीज का जो क्लॉज 5 है वो ये कहता है कि वन नेटो कंट्री इज अटैक्ड, एवरी अदर कंट्री इज ऑब्लिगेटेड टू कम टू इट्स सपोर्ट और इट्स कॉल। तो नेटो अगर छोड़ते हैं तो टर्की क्योंकि नेटो कंट्री है, तो टर्की की फिर हेल्प जो है वो ऑब्लिगेटरी नहीं रहेगी यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, और उसको इजराइल के सामने खड़ा नहीं होना पड़ेगा। और इसी तरह अगर वो ग्रीनलैंड पे जाता है और वो एक नेटो कंट्री का हिस्सा है, ये नेटो कंट्री का मुल्क है, तो उसके बाद आप जो है वो उसकी हेल्प को अमेरिका यानी नहीं आएगा, टेक्निकली उसकी हेल्प को नहीं आएगा, बल्कि वो तो एग्रेसर होगा वहां पे। सो डोनाल्ड ट्रंप की वो स्टेटमेंट्स जिनको लोग समझते हैं कि शायद जज्बात में दी गई हैं, दे आर नॉट सो इमोशनल आफ्टर ऑल, दे आर वेरी थॉट आउट प्लान्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। अच्छा सर, मैं एक अर्ज करूं, अगर ये बात जो आज हम दोनों कर रहे हैं आपस में, ये आज से 2 साल पहले की जाती तो वाकई ही यही रुख था नक्शे का और यही ग्रेट गेम का एक प्लान था। अभी इट इज अ डिफरेंट बॉल गेम। इन 38 रोजा जंग ने एक टोटल शक्ल ही और कर दी है दुनिया की, और जिस दिन ये पीस टॉक्स खत्म होंगी
तो दुनिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के साथ इमर्ज होगी, ये आप लिख लें। अब आपको मैं एक बड़ी सीरियस बात बताता हूँ, टर्की, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान is going to be the most powerful countries of this region and in collaboration with China. इसके अंदर ईरान ने अगर शामिल होना है तो ईरान हैज टू डिसाइड हाउ टू बिहेव इन। ईरान के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी पड़ती है, उसने 47 साल की सैंक्शन सही हुई है। अब उसके ऊपर जितना बड़ा नुकसान और जितनी मुसीबत और जितनी कोलैटरल डैमेज उस पर आ चुका हुआ है, अब उसको भी उतना ही जिम्मेदारी के साथ सोचना है कि उसने दुनिया के साथ बर्ताव कैसे करना है, अपने नेबर्स के साथ उसने कैसे रवैया रखना है, मिडिल ईस्ट के साथ उसका क्या रिलेशन होना चाहिए। ये तो 79 में फटा शुरू कर चुके थे जब मोदी साहब आए थे, और मिडिल ईस्ट के साथ इनकी उस दिन से नहीं बन रही थी, तो मिडिल ईस्ट अमेरिका और इजराइल की झोली में चला गया। अब आगे जाकर इजराइल को भी एग्जैक्टली ईरान की तरह सोचना है कि अगर मैंने दुनिया में सरवाइव करना है तो मुझे आगे अपना रवैया क्या रखना है। इजराइल बर्निंग फ्लोर बन गया यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए, और इस वक्त मेजॉरिटी ऑफ देयर एलाइज, उनकी कौमें इजराइल के खिलाफ सोच रही हैं। इट इज नॉट ओनली नेतन्याहू, इट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट कंट्री जो ब्रीच कर रही है आए दिन। कभी वो लीबिया में उधर करती है, लेबनान में, कभी उन्होंने इजिप्ट में किया। अब इट इज अबाउट टाइम फॉर द एंटायर एलाइज कि वो इजराइल को समझाएं, और इजराइल नीड टू बिहेव इन फ्यूचर। एक बुली बच्चा स्कूल में होता है ना, उसने एक बच्चे को मारा, चले बर्दाश्त हो गया, दूसरे को मारा, फेंटा लगाया, उसका प्रोटेक्टर कौन है? वाइस प्रिंसिपल। एक दिन पता चलता है कि उसने वाइस प्रिंसिपल के बच्चे को कूट दिया, एंड में होगा क्या? उस बच्चे को निकाल देंगे स्कूल। इस वक्त इजराइल की लिटरली वो सिचुएशन हुई है, एक बैड बुली बॉय, और उसका इस वक्त सर्वाइवल सिर्फ यह है कि ही नीड्स टू बिहेव इन फ्यूचर। अगर वो नहीं करेगा, किसी दिन कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में कोई तगड़ा सांड उठेगा, चाइना उसको खड़ा करेगा और वो इसकी तहस नहस करके रख देगा। आप इस चीज को छोड़ दें, आज ईरान साल में तैयार हो जाता है, ये तो बाद में हमला करेंगे ईरान के ऊपर, ईरान ही अगली दफा इनको रगड़ देता है, क्या गारंटी है? सो इसलिए बड़ी जरूरी है दोनों मुल्कों को ग्लोबली बिहेव करने के, और इट इज अबाउट टाइम फॉर ऑल द पावर्स, ऑल द स्टेक होल्डर्स, कि वो इन दोनों को इंसान का बच्चा बनाकर फ्यूचर के लिए तैयार। ठीक है, ठीक है। और अब आपको आगे को अच्छी चीजें नजर आ रही हैं? सर बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन सर उसमें अब टाइम लगेगा। उसकी वजह यह है कि देखिए, जो सबसे बड़ा हीलियम प्रोड्यूसर है ना, वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से वो 30-40% आती है। जितने सेमी कंडक्टर्स और जितना आपने जिक्र किया फार्मास्यूटिकल और इस सारी इंडस्ट्री में, उसका 30% लॉस हो गया। अब उस लॉस की वजह से सिर्फ ऑयल लॉस नहीं है, आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हिट कर रही है, आपकी फूड इंडस्ट्री हिट कर रही है, आपका फर्टिलाइजर कर रहा है, आपको यूरिया नहीं मिलेगा। अगले साल पाकिस्तान के अंदर भी उसी तरह की शॉर्टेज है, और फर्टिलाइजर जैसी अमेरिका में होगी। थोड़ा सा इशू हो रहा है। ईरान का डेलीगेशन कह रहा है कि जब तक एसेट्स अनफ्रीज नहीं होंगे और लेबनान में जंग नहीं रुकेगी, तब तक हम टेबल पे नहीं आएंगे। बड़ी ठीक बात है, इसीलिए उनको पहले बुलाया था, और उनके साथ ये अंडर द टेबल पहले जिसे कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड बैटरी होगी हमारी मैनेजमेंट, और उनके साथ सेटलमेंट हो रही होगी। जेडी वैंस ने सपोज टू बी हियर ऑन फ्राइडे, और आज मीटिंग होनी थी जो रीशेड्यूल कल के लिए हुई है। वो एक दिन अमेरिकन ने खुद दिया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि वो इनके साथ बैठ के इन चीजों को सेटल करे। ये बॉटलनेक्स आएंगे, इसमें डेड लॉक भी पैदा होगा, वो डेड लॉक ठीक होगा, आप एक टाइम पे मानेंगे, दूसरे के ऊपर क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा। सो ये सब चलेगा, ये हमेशा वॉर डिप्लोमेसी का हिस्सा होता है जो हो रहा है। सो इस बाबे इनके ऊपर हाँ हमारे मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो आपकी मेरी तरह रिपोर्टिंग नहीं कर रहा और पॉजिटिव सोल्यूशन नहीं दे रहा। इस वक्त पाकिस्तान मीडिया की बेहद जरूरी इस वक्त जिम्मेदारी है कि वो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट ना बने। लेट द गवर्नमेंट हैंडल देयर ओन इश्यूज, और उनको ईरान और अमेरिका के साथ निपटने दें। ये जो बैठ के तखमीनी और नजूमी बने हुए हैं, इनको कहें कि ये पेशन गोइयों से बाज आ जाएं, और ये थ्रेट्स का जिक्र इतना हाईलाइट कर रहे हैं जैसे मसला ही कोई नहीं। पूरी दुनिया का, ग्लोब का फ्यूचर इस कॉन्फ्रेंस से इस वक्त मुतय्यन है। सो मेरे ख्याल में हमारे मीडिया को बड़ा सीरियस रोल प्ले करना पड़ेगा। ठीक है अली, हमें आज यहाँ पे ही खत्म करना पड़ेगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की स्पीच शुरू हो गई है।
आई थिंक लोग वो देखना चाहेंगे। तो बिल्कुल अली कादर गिलानी को, फाइज रहमान को, मुबश्शिर लुकमान को इजाजत दें। Until the next time, Allah Hafiz.